नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता आशुतोष शर्मा आज एनर्जी 6 के विषय आदिकाल का नामकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आदिकाल के विभाजन की चर्चा के उपरांत यह आवश्यक है कि हम आदिकाल के नामकरण की चर्चा करें। जिन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है, अंततः उन्हीं आधारों पर नामकरण की समस्या भी हल होती है। आदिकाल की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसमें किसी प्रवृत्ति की केंद्रीय भूमिका नहीं है। किसी भी जीवित साहित्य के विकास में कई प्रकार की मनस्थितियों और भावों का विकास साथ साथ होता है। ऐसी स्थिति में चेतना की बहुकेंद्रितता का आभास पूरे साहित्य में होता है। इस प्रकार की साहित्यिक परिस्थिति में किसी एक प्रवृत्ति को केंद्रीय मानकर उसका नामकरण एक प्रकार से नाइंसाफी है। नामकरण पर विवेचना के लिए उस कालखंड के रचना और परिवेश के जटिल संबंधों को सूक्ष्मता से समझना होगा। उस कालखंड की रचनाओं के भीतर घात प्रतिघात को सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में पहचाना है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल के संबंध में जो अपनी अवधारणा बनाई है, उस पर एक आलोचनात्मक बहस अवश्य है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसा दत्तासी के इतिहास में इस प्रकार के साहित्यिक कालखंड का कोई विभाजन नहीं है। स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में यह इतिहास कवि वृत्ति संग्रह ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सरोज में भी किसी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव में काल विभाजन ठीक से नहीं किया गया। यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला इतिहास है वो गारसा दत्तासी का है। नामकरण की समस्या के आधार बिंदु हमारे पास इतिहास ग्रंथी होते हैं और इतिहास ग्रंथ में पहला गारसा दत्तासी का है, दूसरा शिव सिंह सरोज का है। तो शिव सिंह सरोज जी का जो है शिव सिंह सेंगर का है, ये या फिर ये दोनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें एक में तो कवि वृत्त है और दूसरे में जो काल विभाजन है वो ठीक से नहीं किया गया है। आचार्य शुक्ल के पूर्ववर्ती इतिहासकारों में जिन दो इतिहासकारों का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे हैं मिस्र बंदू। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा की शुरुआत की और इस प्रकार इतिहास की प्रक्रिया का हल्का सा आभास दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इस काल का नामकरण चारण काल रखा। वे इस काल की आरंभिक सीमा 643 ईस्वी मानते हैं, लेकिन वे विभाजन और नामकरण के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते। यानी जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वह आरंभिक सीमा जो है 700 से भी पहले ले जाते हैं, यानी वो 643 जो है ईस्वी जो है वो काल विभाजन की समस्या काल विभाजन की सीमा निर्धारित करते हैं। ये जिस समय से साहित्य का आरंभ मानते हैं, हम उस समय में चारणों की प्रवृत्ति को उस प्रकार से उभरते हुए नहीं पाते हैं। वह काल तो नाथों और सिद्धों के साहित्य सृजन का काल है। उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्तुतिपरक साहित्य का अभाव है। जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण के पीछे कर्नल टॉड के ग्रंथ राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी इस अध्ययन को प्रस्तुत करने में जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास सामने रखा है, उसमें उनके कर्नल टॉड द्वारा बनाया गया जो इतिहास ग्रंथ है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वस्तुतः चारणों के साहित्य का स्वरूप तो 10वीं शताब्दी के बाद बढ़ता है, जब समाज में केंद्रीय शासन के ह्रास के बाद
स्थानीय शासकों की भूमिका बलवती होती दिखाई पड़ती है। सामंतों के साथ ही साहित्य में चारणों का आविर्भाव होता है। काल विभाजन और नामकरण से में स्पष्ट तालमेल के अभाव में यह नाम अनुचित सा लगता है। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं मिश्रवंत। उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा है। यह एक सामान्य सा नाम है। उन्होंने नाम की प्रस्तावना के पीछे कोई तर्क नहीं रखा है। नामकरण की प्रस्तावना की सार्थकता ही उसके पीछे की तार्किक अनुभूति है। इस नाम से उस काल के साहित्य के मुख्य मनोभाव और जनरुचि का पता नहीं चलता है। मिश्र बंधु के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास क्षेत्र पर आते हैं। इनके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक युग प्रारंभ होता है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का ठोस दर्शन ही नहीं दिया है, अपितु वे इतिहास का वास्तविक विवेचन भी करते हैं। उन्होंने इतिहास का मात्र साहित्यकार और कृतियों के संदर्भ में विश्लेषण नहीं किया, बल्कि इतिहास को ठोस सामाजिक वास्तविकता के रूप में भी स्वीकार किया। उन्होंने कालखंड के पीछे सक्रिय ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता को आधार बनाकर कालखंड का नामकरण किया। यदि उन्होंने साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है तो उसके पीछे उनके एक स्पष्ट धारणा है। चाहे विवादास्पद ही क्यों न हो, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण करते हुए उन्होंने उसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। वीरगाथा नामकरण के लिए उन्होंने ये तर्क उपस्थित किया कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर जो रचना किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय देती है वो थी धर्म, नीति, श्रृंगार और वीरता। इस सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। यानी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीरगाथा, पहले उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, आगे चलकर उन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा। तो उन्होंने स्पष्टता से बताने की कोशिश की है कि आदिकाल रखने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि पहले जो भी कवि होते थे, पहले तो वो सामान्य दोहे वगैरह में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। यही परंपरा का वो आगे लेकर के भी चले। जब वो सामंत उनके दरबारी कवि बन गए, तब भी उन्होंने इसी परंपरा को अपने रासो ग्रंथों में प्रस्तुत किया। और इस परंपरा में राजाओं के जो वीरता भरी जो कार्य थे, उनको उन्होंने जो है शब्द देने की कोशिश की। तो यही इसी के कारण से उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा। इस काल को वीरगाथा काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल के सिद्धांत में मताग्रह दिखाई पड़ता है। आरंभिक साहित्य की विविधतापूर्ण प्रवृत्तियों को छोड़ वे एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा रचे गए साहित्य को अपना आधार बताते हैं। वे नाथ, सिद्धों और जैनों के साहित्य को छोड़कर साहित्य की संवेदना का विकास देखना चाहते हैं। मतलब वे इन जटिलताओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। इन जटिलताओं की परत को तोड़ने का अर्थ है साहित्य की उन परंपराओं को आत्मसात करना जो हमारी मुख्य धारा से अलग है। यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल जो उन्होंने साहित्य लिया और उसका नाम रखा, उसके पीछे उनकी मुख्य वजह जो थी वो ये थी कि वो केवल राज दरबार के जो साहित्य था, जो सामाजिक साहित्य था, उसको साहित्य मानते हैं। वे धार्मिक साहित्य को एक तरीके से अपने साहित्य में महत्व नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने सिर्फ सामंतों के साहित्य के कारण से
केवल वीरगाथा काल उसको रूप देने की कोशिश की। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदि काल का नामकरण किया है उनकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। शुक्ल जी के काव्य ग्रंथों की तालिका इस प्रकार है: विजयपाल रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकनी। इन्हीं 12 ग्रंथों को आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है। जैसा कि उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया, उन्होंने जो सिद्धनाथ और जैनों के साहित्य को इसमें लेकर के वो नहीं चले, इसलिए उन्होंने इस साहित्य को केवल सामाजिक चित्रकों में केवल उन्हीं को इसका आधार बनाया है और केवल 12 ग्रंथों को ही आदिकाल की उपलब्धि माना है, एक तरीके से देखा जाए। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा साहित्य कहीं पीछे छूट जाता है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने जो आधार दिया वो गलत नहीं है, लेकिन इस आधार में उन्होंने कहीं जो उस समय के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको अनदेखा किया है और आगे चलकर भक्ति साहित्य में इसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया, अपने उस काल को, भक्ति काल को अंजाम दिया। तो ये बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ आप धार्मिक ग्रंथों को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप धार्मिक ग्रंथों को निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी अपने आप में एक अलग लगते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि ये 12 पुस्तकें हैं जिसके आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। इसके अलावा राहुल सांकृत्य ने इस काल का विस्तृत विश्लेषण अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्यधारा में करते हैं। राहुल सांकृत्य प्रथम काल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम प्रस्तावित करते हैं। इस नामकरण के माध्यम से वे तत्कालीन समाज की वास्तविकता और जीवन के अनुभव को गहराई में पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, राहुल सांकृत्य ने केवल सिद्ध सामंत काल का, इसको सिद्ध सामंत काल का, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि सिद्धों का साहित्य बेशक निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा लिखा गया साहित्य हो, बेशक जो है वो थोड़ा सा समाज से थोड़ा हट करके हो, लेकिन इस साहित्य को हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते, क्योंकि हमें सिद्धों का साहित्य मिलता है और सामंतों का। ये दोनों साहित्य में भरपूर रूप में हमें आदिकाल में मिल जाते हैं। और इसके बाद इस नामकरण के माध्यम से वे तत्कालीन समाज की वास्तविकता और जीवन के अनुभव को गहराई में पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंतन में यहाँ भी एक फाक है जो नामकरण के 2 अलग अलग हिस्सों में प्रस्तावित होती है। राहुल जी जब सिद्ध और सामंत नाम प्रस्तावित करते हैं तो उनका परिप्रेक्ष्य संदर्भ अधिक खुला हुआ और विस्तृत दिखाई देता है। सिद्धियाँ मात्र बौद्धों की साधना का विषय नहीं है, सिद्धियाँ धार्मिक रचनाओं का ही एक मुख्य प्रवृत्ति बन जाती है। उनके अनुसार सिद्धियाँ इस काव्य में उसी प्रकार प्रेरणा की विषय थी जिस प्रकार प्रवृत्ति काल में भक्ति प्रेरणा का प्रमुख आधार बने। उनका कहना क्या है कि हमने जो आधार लिया है, सिद्ध साहित्य जो कहा है, उस साहित्य का मुख्य बात यह है कि सिद्ध साहित्य भी धार्मिक साहित्य की तरह से धार्मिक साहित्य है। जितना भी केवल सिद्धों ने ही सिद्धियाँ नहीं प्राप्त की, इसके अलावा भी जितने लोग समाज में धार्मिक साहित्य की रचना कर रहे थे, चाहे वो वैष्णव थे, चाहे वो शैव थे, या फिर वो कुछ भी थे, जो उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो सब सिद्ध साहित्य कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ ही प्रेरित करता था समाज को। और अपने जो समाज में एक जो ऊंच नीच की परंपरा है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश सिद्ध और सामंत साहित्य में की गई है। इसी कारण उन्होंने इस पूरे साहित्य को धार्मिक साहित्य के नाम देते हुए सिद्ध साहित्य और दूसरा जो है सामंत साहित्य के नाम से अभिहित किया।
इस तरह से आज मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। अगला जो वीडियो है फिर मैं उसमें अगली चर्चा करूँगी।